आइए कुछ और उदाहरणों को समझते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखते हैं माना √3 प्लस √5 बराबर x एक परिमेय संख्या है। तो ये पूरी संख्या को हमने परिमेय संख्या मान लिया है और यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर दोनों ओर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ है √3 प्लस √5 बराबर x²। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू x²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, यहाँ ले देंगे 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा और प्लस 2 √15 बराबर x², 2√15 बराबर x²। ये प्लस का 8 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ ले देंगे 15 बराबर x² माइनस 8 और ये 2 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, चूंकि x को हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, x एक परिमेय संख्या है तो इसलिए x² भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 8 और 2 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो जब x² परिमेय है तो x² माइनस 8, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये 2 भी परिमेय है, तो जब दो परिमेय संख्याओं को यानी इसको और 2 को विभाजित करेंगे तो दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका भागफल भी हमें एक परिमेय संख्या के रूप में मिल जाएगा। जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इस तरीके के प्रश्न हल कर चुके हैं जिसमें इनको हमने सिद्ध किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। और आप ध्यान से देखिए कि √15 एक अपरिमेय संख्या है और x² माइनस 8/2 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो संख्या अपरिमेय होती है वह परिमेय नहीं हो सकती और जो परिमेय होता है वो अपरिमेय नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं कदापि बराबर नहीं हो सकती हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तथ्य 1 और तथ्य 2 आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों स्थितियां नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो रही है कि कथन 1 तथा 2 परस्पर विरोधी हैं। ये दोनों विरोधी कथन हैं, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो शुरू में सपोजिशन करी है, जो कल्पना करी है, ये गलत कर दी है। हमने यहाँ पर इसको क्या मान लिया है? परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। इसका अर्थ है कि जो हमने कल्पना की है वो सही नहीं है, अर्थात
√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जो संख्या परिमेय नहीं होती है वह संख्या सदैव अपरिमेय होती है। इसलिए √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हमारी यहाँ पर सिद्ध होती है। आइए एक और प्रश्न को समझ लेते हैं। दर्शाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 12n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि कोई भी संख्या 0 पर या 5 पर समाप्त कब होती है। तो पहले 0 के लिए समझें। किसी भी संख्या के जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसके आखिर में 0 तभी आता है जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। उदाहरण के लिए 10 है तो टुकड़े करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 5। अगर 20 है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर 30 है तो 2 गुणे 3 गुणे 5। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को देखेंगे तो अगर अंत में शून्य है तो उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी ये शून्य पर समाप्त होगी, अर्थात इकाई का अंक शून्य होगा। इसी प्रकार कोई संख्या 5 पर तभी समाप्त होती है जब उसका इकाई का अंक 5 हो। तो इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उस संख्या में कम से कम 1, 2 और 1 5 गुणनखंड के रूप में हो, और 5 पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 अवश्य आ रहा हो। तो इसको हल करके देखते हैं जो प्रश्न हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल में है 12n, हम लोग 12 के फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकन 3। इसका मतलब है हमें 12 के टुकड़े प्राप्त हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3, और 2 गुणे 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻² × 3। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 12 की जगह लिख देंगे 2⁻² × 3 और होल पावर n। यहाँ पे 2⁻² पहले से है और इसके ऊपर पावर n लगाएंगे तो 2⁻²n हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3⁻n। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें गुणनखंड के रूप में 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। तो चूंकि इसमें 5 नहीं है गुणनखंड के रूप में, इसलिए कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, और 5 पर भी नहीं समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में यहाँ पर कोई 5 नहीं आ रहा है, जबकि 5 पर समाप्त होने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 12n के गुणनखंडों में केवल 2 ही प्राप्त है, है 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए 12n कभी भी 0 या 5 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये बात हमारी इस तरीके से सिद्ध हो जाती है। आइए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। n² - 1 को हम 8 से भाग करेंगे तो पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें 2 बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि n एक विषम पूर्णांक है। तो जब हम लोगों ने शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल किए थे इसके, तो उसमें विषम पूर्णांक के लिए हम लोगों ने प्रश्न हल किया था। सामान्य तौर पर जब कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2q, अब यहाँ पे 2q लिखा है तो q का एक गुणांक यहाँ पे 2 है, या फैक्टर इसका 2 है। तो जब 2 है तो इसको मतलब हम इसको 2 से पूरा भाग कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक सम संख्या है, क्योंकि वे संख्या है जिसको 2 से पूरी विभाजित कर सकते हैं, वे संख्याएं सम होती हैं। तो ये सम संख्या है।
इसलिए ऐसी कोई भी संख्या लिखेंगे जिसमें गुणे के रूप में 2 होगा वो सम होगी, और यदि किसी भी सम संख्या में हम 1 जोड़ दें तो वो संख्या हो जाती है हमेशा विषम। तो ये हमें विषम संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हम अन्य विषम संख्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे 4q + 1 लिख सकते हैं, 4q + 3 लिख सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इस तरीके से बहुत सी विषम संख्याएं लिखी जा सकती हैं। लेकिन चूंकि हमें प्रश्न हल करना है इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे और इसको सरल रूप से हल कर लेंगे। जितनी बड़ी संख्या लेंगे उतनी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उतना ही प्रश्न कठिन होगा। तो हमें सरल तरीके से हल करना है, पहली बात तो ये। एक दूसरी बात ये है कि जब हम कोई पूर्णांक लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 7, अब 7 के बाद में उसका क्रमागत पूर्णांक होता है 8, तो 7 × 8, या और कोई ले लें 15, या ले लिया हमने 21 × 22। जब दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं तो इनको हम सदैव 2 से भाग कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि इसमें एक संख्या विषम होगी तो अगली संख्या सम हो जाएगी, एक संख्या विषम है तो अगली संख्या सम हो जाएगी, और सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, इसलिए यह संख्या सदैव 2 से विभाजित होगी। तो यदि हमारे पास दो क्रमागत पूर्णांक होंगे तो वो सदैव 2 से विभाज्य होंगे, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर 3 संख्या है हमारे पास क्रमागत तो वो 3 से विभाजित होंगे, इसका मतलब है कि ये 3 से भी विभाजित होगा और 2 से भी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 क्रमागत हो गए तो इससे 2 से विभाजित होंगे, और ये 3 हो गए तो 3 से भी, अर्थात ये 6 से विभाजित होंगे। इस तरीके की बात हमको याद रखनी चाहिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न में दिया गया n एक विषम पूर्णांक है तो हम यहाँ पर एक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। माना n बराबर, हमने बात करी है ये सारे विषम पूर्णांक है, तो इसमें से हम एक विषम पूर्णांक पहला वाला ले सकते हैं, n = 2q + 1। विषम है इसलिए विषम का ही रूप लेना पड़ेगा। अब जो हमारे पास प्रश्न है उसमें हम n का मान रखते हैं, तो n की जगह पे लिख देंगे 2q + 1, यहाँ स्क्वायर कर देंगे और ये -1 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वर्गांतर लगा देंगे। एक बार दोनों को माइनस कर देंगे और एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा यहाँ 2q, और यहाँ पे लिख देंगे 2q, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा q + 1, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 × q × q + 1। अब यहाँ पर q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक क्या है, धन पूर्णांक है। अब अगर ये धन पूर्णांक है तो ये दो क्रमागत धन पूर्णांक हो गए, तो चूंकि q एक धन पूर्णांक है, या खाली पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है, तो q तथा q + 1 क्रमागत पूर्णांक हो गए। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से विभाज्य होता है, इसलिए q × q + 1 2 से विभाज्य है। अब यदि हम इस पूरे को 4 से और गुणा कर दें, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4q × q + 1, और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 से क्या हो जाएगा, विभाज्य है। तो ये जो चीज हमने ली थी n² - 1, इसका मान हमारा यही निकला, और ये वाला मान जो निकला है ये मान किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। इसका मतलब है ये जो संख्या है इसमें अगर हम n को विषम संख्या लेंगे तो ये संख्या सदैव 8 से विभाज्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।